Today we will discuss about तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में मेनली हमें तीन जो रूलर्स हैं उनके बारे में देखना है। फर्स्ट में था गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद से आता है MBT मोहम्मद बिन तुगलक, टेस्टी, फिरोजा शाह तुगलक। इन सब रूलर्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट एक ब्रीफ देख लेते हैं। हमने सल्तनत पीरियड शुरू किया। सल्तनत पीरियड में हमने स्लेव डायनेस्टी देख ली है। देन आफ्टर खिलजीज आते हैं। खिलजी के बाद ये तुगलक का पार्ट है। तुगलक के बाद कौन से आएंगे? सैयद डायनेस्टी। देन आफ्टर लास्ट है लोधी डायनेस्टी। इन सब डायनेस्टीज को देखेंगे। तो हम अभी देखते हैं कि तुगलक डायनेस्टी, जो खिलजी डायनेस्टी से तुगलक डायनेस्टी का ट्रांजिशन कैसे होता है। तो एक बार एक टाइमलाइन देख लें, क्योंकि टाइमलाइन ही इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमलाइन को बार बार रिवाइज करोगे तो ये सब चीज़ें आपको इंटरनलाइज हो जाएंगी। देन आफ्टर बहुत सारे क्वेश्चंस आप टाइमलाइन के थ्रू ही एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है टाइमलाइन। तो अर्ली टर्किश रूलर में देखिए, जो स्लेव डायनेस्टी है 1206 से शुरू हुआ यहाँ पे, ठीक है, और देन 1287, फिर 1290 तक लेते हैं, क्योंकि फिर कैकाबाद आता है और कैकाबाद को ही मार देता है कौन? खिलजी फैमिली मार देती है। और उसके बाद से 1290 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी है। देन आफ्टर 1320 तक खिलजी डायनेस्टी रहती है। ऑल्दो धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के बाद डिटेराइटेशन देखने को मिलता है। सहीबुद्दीन जो 6 साल का प्रिंस है, मुबारक खान, मुबारक हसन, जो स्टोरी हमने खिलजी डायनेस्टी वाले पार्ट में देख ली है। तो 1320 तक ये खिलजी डायनेस्टी डिमोलिश खत्म हो जाती है। फिर तुगलक डायनेस्टी है। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में हम देखेंगे कि क्या हुआ था, जिसके कारण से किसी न किसी का मर्डर हुआ होगा, तभी आप किसी का हिस्सा ले सकते हो। मोनार्की में ये सिस्टम है। अगर आप ज़्यादा पावरफुल हो तो किसी को डिपोज करके, किसी को मार के ले सकते हो। तो तुगलक डायनेस्टी में भी देखेंगे वो स्टोरी। ये स्टोरी का क्या है इसके बीच की, यहाँ पे भी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सब ट्रांजिशन पीरियड हमें याद रखने होते हैं कि कौन सा लास्ट रूलर था जिसे मर्डर किया गया, या फिर वो खुद इनेबल था रूल करने के लिए, ये सब देखेंगे। फिर तुगलक डायनेस्टी का जो शुरुआत होता है 1320 से लेके 25, यानी कि 5 साल तक शासन करता है गियासुद्दीन तुगलक। फिर आते हैं MBT, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है इनका। करीब 25-26 साल का रूल रहता है। 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक रूल करता है। देन आफ्टर आप देखोगे 1388 तक फिरोजा शाह तुगलक। फिर आप देखेंगे कि सैयद डायनेस्टी शुरू होती है 1414 में, और ये 1421 तक रूल करता है खिज़र खान। इसमें और भी रूलर हैं, उनको भी हम देखेंगे एक एक करके। तो फिलहाल ये सब हमने देख लिया, 1287, 1290। तो एक टाइम पीरियड हमें याद है। तो एक रफ पीरियड अगर आप याद करना चाहो तो आप ऐसे याद रखो कि जो स्लेव डायनेस्टी है वो 1200 के आसपास वाले ईरा में है, ठीक है। और जो 1200 के लास्ट पार्ट में से 1290, 1316 जो आप देख रहे हो ये पीरियड, तो इसमें खिलजी थे, ठीक है। और तुगलक पूरी तरह से 13 वाले पीरियड में, 1300 वाले टाइम लाइन में है, 1300 AD वाले में तुगलक डायनेस्टी है। फिर 14 वाले पार्ट में आपको सैयद और लोधी देखते हैं, और लास्ट में फिर 1526 में पूरा खत्म हो जाता है ये सिस्टम। सल्तनत पीरियड का जो सुल्तान का सिस्टम है, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें हमने रिवाइज किया है, पढ़ा है। तो एक बार मैप देखते जाते हैं। स्लेव डायनेस्टी है, जो आप देखोगे कि इधर इस साइड में ये लोग अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले साइड में, साउथ में नहीं है, ठीक है। फिर आप खिलजी वाले पार्ट में आओगे। देन खिलजी में हम देखते हैं कि साउथ में एक्सपीडिशन हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक। और एक चीज़ है कि अलाउद्दीन जो खिलजी था वो इसलिए साउथ में नहीं इन्वेड किया था। ऐसा लगता है कि जो किंग है वो खुद चाहता हो कि नहीं मुझे साउथ में जाना है। बहुत सारे रूलर थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि साउथ में अपना एक इस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ऐसी कोई मतलब चुल नहीं थी कि मुझे साउथ में ही रूल करना है। एक्चुअली में ये लोग जो अलाउद्दीन खिलजी था वो फाइनेंशियल अपने आप को मजबूत करना चाहता था, इसीलिए इसने देवगिरी को लूटा। तो साउथ में एक्सपीडिशन ये लोग इसीलिए करते थे ताकि उधर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उनको एक्सपीडिशन इनको देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। लेकिन वो बस फाइनेंशियल मोटिव के कारण अलाउद्दीन खिलजी इधर अटैक कर रहा था। तो ये क्लियर होना है कि MBT में डिफरेंस था। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि साउथ में उसका अपना एक इस्टेब्लिशमेंट हो। तो जो देवगिरी है उसका नाम वो दौलताबाद चेंज करता है, और वहाँ पे वो जाके रूल करना चाहता है, एक्सपीडिशन करता है। तो MBT के बारे में भी देखेंगे साउथ में जो। अब गियासुद्दीन तुगलक पे देखते हैं। तो पहले हम ट्रांजिशन को देखेंगे। लास्ट रूलर कौन था, अगर आप खिलजी डायनेस्टी में याद करो हुआ क्या था। तो स्टोरी आप अगर ब्रीफ में रिकॉल करनी चाहिए चीज़ों को। रिकॉल करने से क्या होता है
आप इंटरनलाइज हो जाती हैं चीज़ें, तो हम रिकॉल करेंगे हुआ क्या था। खिलजी हमें जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बाद के पीरियड को याद रखना है, क्योंकि क्या है कि जो साइलो चीज़ें होती हैं वो हम लोग भूल जाते हैं, तो उसको बार बार हमें रिवाइज करना होगा। तो मलिक काफूर है, मलिक काफूर सोचता है कि वो रूल करेगा, क्योंकि नॉमिनी बनाता है जो खिलजी है, किसको बनाता है, सिहाबुद्दीन को, ठीक है, सिहाबुद्दीन को। और उसका प्रिंस बड़ा जो एल्डेस्ट प्रिंस होता है उसका नाम है मुबारक खान, ठीक है। मुबारक खान को प्रिजन में डाल देता है मलिक काफूर, और बाद में मलिक काफूर को ही खिलजी के फैमिलीज वाले मार देते हैं। फिर मुबारक खान आता है, जेल से बाहर निकलता है, ठीक है। जेल से बाहर निकल के मुबारक खान क्या करता है, सबसे पहले वो काम करता है ये जो काफूर ये मलिक काफूर तो मर चुका है, सिहाबुद्दीन को बोलता है कि मैं एज ए रीजेंट रहूंगा, क्योंकि छोटा रहता है और रूलर वही रहेगा, ठीक है। करता है, लेकिन वो भी रूल नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी वो वाइन और फिर ये बहुत सारी जो अयासी में डूबा रहता है। डेट्स वाई वो मुबारक हसन को, एक बंदा होता है मुबारक हसन, उसका ही दोस्त होता है, उसको दे देता है कि तुम रूल करो। मुबारक हसन क्या करता है, अपना नाम चेंज करके क्या रखता है, वो अपना नाम खुसरो खान रखता है, ठीक है, खुसरो खान। ये मुबारक खान को मार भी देता है, ठीक है। और मिड 1920 में आप देखोगे कि ये नसीरुद्दीन नाम से एक टाइटल भी लेता है मुबारक हसन। फिर खुसरो खान 1320 तक रूल करता है, लेकिन खुसरो खान को अब यहाँ से शुरू कि खुसरो खान लास्ट रूलर है खिलजी डायनेस्टी में, ठीक है, 1320 के आसपास का एरिया है। अब देखेंगे तुगलक डायनेस्टी कैसे स्टेब्लिश होती है, और तुगलक खुसरो खान का कन्फ्रंटेशन होता है तुगलक के साथ में, ठीक है। तो ये रहा, तो खुसरो खान को मारता है गाजी मलिक। गाजी मलिक था कौन, तो गाजी मलिक जो बंदा था, ही वॉज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर। दीपालपुर एक जगह है, वहां का वो गवर्नर था। इसका बेटा था फखरुद्दीन जौना, ठीक है, फखरुद्दीन जौना। और ये दोनों अपोज किए थे, तो इसके रिवेलियन को काउंटर करने के लिए खुसरो खान पहुंचता है, लेकिन खुसरो खान खुद मारा जाता है, ठीक है। इस तरह से खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। फिर तुगलक डायनेस्टी आती है दिल्ली में, ठीक है, 1320 में। अब देखिए तुगलक डायनेस्टी में तो पहला गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक है अपना नाम चेंज करता है और गयासुद्दीन तुगलक में बैठता है। अब आप तुगलक डायनेस्टी से एक चीज़, तुगलकी फरमान हम हमेशा नाम सुनते हैं, तो तुगलकी फरमान जो ऐसा मतलब बेतुका जो चीज़ें होती हैं तो तुगलकी फरमान बोलते हैं, तो एमबीटी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे जो हमारे जो कल्चर में, अभी इंडियन कल्चर में चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारा सल्तनत पीरियड से भी उठ के आया है, जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो तुगलकी फरमान जो चीज़ें हैं वो कल्चर में इंटरनलाइज हो चुकी हैं वो चीज़ें। इसी तरह से उर्दू है, उर्दू भी हमारे कल्चरल सिस्टम में एसिमिलेट हो चुका है। तो ये सब इन्फ्लुएंस पड़ता है कल्चर का कैसे हमारे सोसाइटी में, उसको भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और उससे भी हम लोग फैक्चुअल जो डेटा है उसको समझ सकते हैं कि उसके पीछे की कहानी क्या है। तो तुगलकी फरमान, उसके पीछे हम लोग एमबीटी की पूरी स्टोरी है मोहम्मद बिन तुगलक की, उसको देखेंगे। अभी हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं। तो 1320 से 25 5 साल तक ये शासन करता है, ठीक है, 1320 से लेकर 1325 तक, ठीक है। और इसका नाम, असली नाम गाजी मलिक है। ये तुगलकाबाद नाम का एक शहर भी बसाता है, और इसने जहाज बनाया था मालवा में, ठीक है। उसके बाद से अब आते हैं हम इसमें, और ये ही डाइड इन एक्सीडेंट एंड हिज सन जौना उलुग खान सक्सीडेड हिम अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। वो एक्सीडेंट में मारा जाता है, उसका बेटा जो है जौना, तो जौना मतलब इसका नाम जौना या उलुग खान भी इसे बोलते हैं, तो इसका नाम जौना, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे रूल करता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो जौना जो है नाम है, तो जैसे जौनपुर जो भी एरिया है, तो इसका जो बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक का, तो अपने पापा के मतलब याद में एक जौनपुर बनाता है, जौनपुर शहर, जो मिर्ज़ापुर वाली स्टोरी में हमने देखते हैं, जौनपुर यूपी में। तब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द सल्तनत पीरियड। मतलब इसकी जो भी कारनामे हैं वो देखनी चाहिए कि मतलब ब्रेव था, इंटेलिजेंट था, इंटेलेक्चुअल था, काफ़ी इंटेलेक्चुअल था, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारी चीज़ों में इसको अच्छा ज्ञान था मोहम्मद बिन तुगलक को। इसको मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, इन सब की नॉलेज थी, लेकिन कैसे रूल करते हैं उसमें वो थोड़ा पीछे रह गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्टोरी यही है। तो स्टोरी में अगर देखिए तो इसके पीछे जो इसका जो स्टोरी बताते हैं, इसके जो नॉवेल्स हैं जो लिख रहे हैं, वो क्या क्या इसके पर्टिकुलर जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे कैसे फेल हुए, उनको देखते हैं हम इसमें। तो इस समय इब्ने बतूता
मगने में जूता जो एक सॉन्ग है। तो इब्ने बतूता एक इम्पॉर्टेंट रूलर है। ये ट्रैवलर्स थे जो इसके रूल के टाइम में कोर्ट में रहता था इब्ने बतूता। ये किताब उल रहला रहला लिखा जिसमें तुगलक के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी लिखा है। ये मोरक्को का रहने वाला था, मिडिल ईस्ट से आया था इब्ने बतूता। ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए मोहम्मद बिन तुगलक। इसके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो एक है टैक्सेशन इन दोआब एरिया। दोआब मतलब जो गंगा यमुना का एरिया है, गंगा यमुना ये वाला एरिया, ये गंगा दोआब जो बिहार के ठीक यहाँ सटा हुआ पार्ट, बिहार यूपी के, जो गंगा और नदी बहती है इधर, ये सब एरिया गंगा दोआब का एरिया। यहाँ पे इसने टैक्सेशन लगाया, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसने कैपिटल ट्रांसफ़र किया, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, जो देवगिरी वाला पार्ट था उसको दौलताबाद किया इसने। फिर थर्ड था इसका कि इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। इसने सिल्वर की जगह मतलब कि एक ब्रॉन्ज कॉइन्स इशू किए, उसको लगा कि इससे रेवेन्यू बचेगा तो काफ़ी हेल्प होगी। फिर खुरसान का एक्सपीडिशन, इसके जो कोर्ट था, कोर्ट में खुरसान और इराक के कुछ बंदे यहाँ पे भाग के आके बैठे हुए थे, तो उसको उकसा के वापस उसको बोलते हैं कि चलो खुरसान पे अटैक करो, वहाँ पे जीत सकते हो। तो वहाँ पे भी वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर होता है। फिर कराची का एक्सपीडिशन हम देखेंगे, ये कुमायूं हिल्स में हिमालय वाले साइड में होता है, वहाँ पे भी हार जाता है ये। तो 5 ये जो इसका एक्सपीडिशन है इसको स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टैक्सेशन लगाता है दोआब वाले एरिया में, तो ये शुरू होता है 1326 में, मतलब 1 साल जब रूल हुआ, जैसे बैठा गद्दी पे 1 साल में ये काम करता है। तो इसने एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट था कि दोआब में इसने टैक्सेशन जो था उसको बढ़ा दिया, मतलब कि अवाब जो सेस बोलते हैं जो अभी भी लगता है, एक तो प्रॉपर आप टैक्सेस देते हैं, टैक्सेस के ऊपर भी आपको सेस लगता है। तो ये पूछा भी जाता है, क्वेश्चन इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि जो टैक्स आप देते हैं, तो एक तो टैक्स जो ऊपर से सेस लग रहा है, तो सेस का जो पैसा वो किसके बच जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसमें ये स्टेट को शेयर नहीं मिलता। सेस जो है ये कौन रखती है, सेंटर ही रखती है। यही जो सेस है जो अवाब से बोलते हैं, जो एडिशनल टैक्सेस लगते हैं, वो लगाता है यहाँ पे ये गंगा दोआब के एरिया में। और जो शेयर था, although the share of the state remained as in the time of Alauddin, it was fixed arbitrarily not on the basis of the actual produce, ठीक है। और जो भी प्रोड्यूस थे, ये जो टैक्सेस लगाए जाते थे अलाउद्दीन के टाइम पे, तो ये फिक्स्ड थे, ठीक है, आर्बिट्रेरी नहीं थे, आर्बिट्रेरी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस, ठीक है, इट वाज फिक्स्ड arbitrary. Prices were also fixed artificially for the covering the produce into the money. It is said that the increase was 20-fold and this was added to the Ghari house tax and the Charahi tax, pasture tax. The Sultan created a new department of agriculture called Diwan-e-Koi. The main object of this department was to bring more land under the cultivation by giving the direct help to peasant. तो इसने क्या किया कि इसने एडिशनल टैक्स लगाया और नए टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस किया, नए सेसेस, जैसे कि एग्जांपल चरही टैक्स, मतलब पास्चर टैक्स पे भी लगाया, घर पे टैक्स लगाया, हाउस टैक्स, और इसने एक डिपार्टमेंट खोला जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दीवाने-कोई, ठीक है। अब इसने मतलब एग्रीकल्चर के लिए अच्छा काम किया इसने, और लेकिन टैक्सेशन इसने दोआब एरिया में लगाया क्योंकि वहाँ पे उसको था कि जितने लैंड है वो काफ़ी इसके एरिया में आ जाए ताकि उसे रेवेन्यू से अच्छा खासा मिले। तो 1326 में ये पहला इसने एक अपना ये किया। और एक और चीज़ है कि होली भी अटेंड किया था मोहम्मद बिन तुगलक। आप एक चीज़ देखोगे कि हिंदूज के भी जो फेस्टिवल है उसको ये अटेंड करता था। बलबन भी आप देखोगे, बलबन जो था पर्शियन मॉडल से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो नवरोज करके एक फेस्टिवल होता है पारसीज का, उसको अपने कोर्ट में ये बनाता था, ये क्या बोलते हैं, बलबन। तो ऐसे ही आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक ये होली मनाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रूलर है जो होली अटेंड किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर याद रखते हैं, दीवाने-कोई। उसके बाद से ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेप था इसका। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अभी हमें क्या करना चाहिए, अपना कैपिटल दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और क्योंकि
इन्फ्लुएंस ज़्यादा अच्छा नहीं है साउथ इंडिया में, तो ऐसा करते हैं वहाँ से रूल करते हैं। रूल करेंगे तो धीरे धीरे उधर अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा साउथ इंडिया में। और उसने इसीलिए देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद कर देता है, ठीक है। लेकिन उसका रियलाइज हो जाता है जैसे धीरे धीरे इधर साउथ इंडिया वाले एरिया में पहुंचते हैं, तो उससे रियलाइज हो जाता है कि अब इस चीज़ों को अबेंडन करना चाहिए, और ये छोड़ के चला भी जाता है, वापस लौट जाता है। लेकिन इसके जो सैनिक होते हैं इतने थक जाते हैं, कुछ तो वहीं पे रुक जाते हैं। तो अब देखोगे छोटे छोटे जो बाद में बहमानी किंगडम, तो ये सब इसी के पार्ट थे, तुगलक डायनेस्टी के ही पार्ट थे। जो जब एक्सपीडिशन होता है साउथ वाले पीरियड में, तो कोई महाराष्ट्र में रुक जाता है, कहीं कहीं साउथ वाले एरियाज में रुक जाते हैं। इसके कारण से क्या होता है, आपको बहुत सारा बाद में रूल दिखने को मिलेगा इस साइड में, ठीक है। इस वाला जितना साउथ पीरियड में वहाँ पे, तो उस साइड भी हमें कुछ मुस्लिम रूलर्स देखने को मिलेंगे। तो ये इसका बहुत बेकार सा डिसीजन था 1327 में, जो पूरी तरह से फेल हो जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद अपना कैपिटल शिफ्ट करना और सारा चीज़ इधर शिफ्ट करना। और इसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक का नेक्स्ट था कि उसने एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया 1329 में। हुआ क्या कि इसने सोचा कि ब्रॉन्ज कॉइन हम लोग इशू करते हैं, सेम वैल्यू होगा एज ए सिल्वर कॉइन। और लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो उसका फॉर्जिंग होता है कि नए कॉइन बनाने जाने लगे लोग, इसका डुप्लीकेट कॉइन निकाल लिए। इसके कारण से इससे काफ़ी इसका मार्केट वैल्यू गिर गया, डिवैल्यू हो गया इसका करेंसी। तो फिर इसने डिसाइड किया कि हम अपने टोकन करेंसी को विड्रॉ करेंगे। इसने विड्रॉ किया अपने टोकन करेंसी को और एक्सचेंज भी किया सिल्वर पीसेस को ब्रॉन्ज कॉइन से। उसके बाद से देखिए तो इसने खुरसान का एक्सपीडिशन किया 1329 में। इसका जो विजन था सुल्तान का कि हम लोग यूनिवर्सल कॉन्केस्ट करेंगे। और यहाँ पे अब एक स्टोरी देखो तो अलाउद्दीन खिलजी भी था, उसको भी अपने आप को सिकंदर टू का टाइटल दे रखा था उसने कि मैं भी वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट करूंगा। लेकिन उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो दोस्त ने उसको कन्विंस किया, डेट्स वाई वो वापस ये अपना जो सपना था उसे छोड़ दिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर ये फितूर था कि उसे यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट था कि मतलब पूरे वर्ल्ड में से रूल करना है। और दो सिकंदर की तरह नहीं सोचता था, लेकिन यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट का उसके अंदर विजन था। तो इसने क्या किया, ही डिसाइडेड टू कॉन्कर द खुरसान एंड इराक, क्योंकि खुरसानी जो कुछ सुल्तान थे वो इसके कोर्ट में सेल्टर लेके बैठे हुए थे। वहाँ पे एक रूल चल रहा था अबू सईद का, तो उसको ये लोग काउंटर करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग छोड़ के भाग आते हैं, अबैंडन नहीं कर देते हैं। तो खुरसान का एक्सपीडिशन बेस के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है, इसको छोड़ना पड़ता है 1329 में। तो फर्स्ट हमने देखा 1326 में 1326 गद्दी पे बैठते हैं। फिर उसके बाद से 1327, 26, 27 एक साल एक पीरियड छोड़ के फिर 29 में ये करेंसी वाला काम करता है और 29 में ये खुरसान की एक्सपीडिशन करता है। और लास्ट है आपका 1330, ये है कराचिल का एक्सपीडिशन। तो ये लॉन्च हुआ था कुमायूं हिल्स में, ताकि जो चाइनीज़ का इनकर्जन है उसको रोकने के लिए। और ये जो it also appeared that the expedition was directed against some refractory tribes in the कुमायूं गढ़वाल regions। और ये भी था इसमें एक मोटिव था कि जितने जो ट्राइबल एरिया थे कुमायूं गढ़वाल वाले रीजन के, उसको दिल्ली के सल्तनत एरिया में लेना था। लेकिन ये भी अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ड्यू टू सक्सेस हुआ लेकिन रेनी सीजन जैसे जैसे आया तो फिर इन्वेडर्स जो भी ये थे वो काफ़ी टेरेबल सफरिंग इनको झेलनी पड़ी, क्योंकि पहाड़ का एरिया और रेनी सीजन्स में ये लोग उतना एक्टिव नहीं थे। ये जो थे मैदानी एरिया में रहने वाले थे सुल्तान, जो तुगलक डायनेस्टी के रूल ये थे सैनिक थे, तो ये हार जाते हैं। इस तरह से कराची एक्सपीडिशन भी इसका फेल हो जाता है। और जितनी प्रोजेक्ट करते हैं धीरे धीरे रिवोल्ट शुरू होने लगता है। तो लास्ट डे जो है तो ये मतलब रिवोल्ट को ही काउंटर करने में लगा रहता है। तो इसके एरिया जो 25 साल तक शासन करता है उसमें अराउंड 36 रिवोल्ट होते हैं जिसको काउंटर करता है। और इसके टाइम में आप देखो तो धीरे धीरे जो बहुत सारे जो एरियाज हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 1335 में मदुरई इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये किसके अंतर्गत आ जाता है, जलालुद्दीन एहसन शाह, जलालुद्दीन एहसन शाह, एक मिनट, ठीक है, 1335 में।
फिर 1336 में आप देखो तो 1336 में विजयनगर का फाउंडेशन होता है और हरियर एंड बुक्का ये बनते हैं यहाँ के रूलर। तो वारंगल इंडिपेंडेंट हो जाता है कन्हैया के टाइम में और इसके कन्हैया रूलर बनते हैं इंडिपेंडेंट रूलर। तो अब देखो जो जो अलाउद्दीन खिलजी ने और मलिक काफूर ने जाके इतने मेहनत से साउथ वाले एरियाज को एक्वायर किया था, धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। कुछ जो जो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ गए थे दौलताबाद कैपिटल में, तो वो अपना अलग अलग ये बना लेते हैं, फाउंडेशन कर लेते हैं नए नए डायनेस्टीज का, छोटे छोटे रीजनल डायनेस्टीज का। तो रिवोल्ट जैसे सादा अमीर का रिवोल्ट होता है और ये लोग फाउंड करते हैं बहमानी किंगडम 1347 में। हसन गंगू इसका फाउंडर होते हैं 1341 से 47 में। तो इस तरह से धीरे धीरे चीजें 1841 से 47 का पीरियड हमने देखा। तो सदा में इसके रिवोल्ट होते हैं। ही डाइड इन थाटा में वो मर जाता है वेल कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट द थागी अ तुर्की स्लेव। एक तुर्की स्लेव का अगेंस्ट ये कैंपेन कर रहा होता है सिंध में, वहाँ पे ये मर जाता है थाटा में। थाटा एक जगह है वहाँ पे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हमें 5 जो इसके तुगलकी फरमान थे वो हमने देखे, जिसमें ये मिजरेबली फेल हो जाता है। और ये था मोहम्मद बिन तुगलक का रूल। और फिर आप देखते हैं कि रीजनली धीरे धीरे जो इंडिपेंडेंट होते हैं, विजयनगर एम्पायर बनता है, फाउंडेशन होता है उसका, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। विजयनगर एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उसमें रूलर्स हुए। फिर हम आते हैं फिरोजा शाह तुगलक। फिरोजा शाह तुगलक 1351 से लेकर 88 तक रूल करता है। अगर इसे बोले तो ये एक मतलब जैसे नसीरुद्दीन मोहम्मद था वैसा रूलर था, मतलब नोबल्स को काफ़ी अपीज करके रखता था। तो ये था कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। जब ये मरता है तो थियोलॉजियंस और जो नोबल्स होते हैं वो फिरोज शाह तुगलक को चूज करते हैं एज अ नेक्स्ट सुल्तान, ठीक है। और जैसे ही इसको एक्सेशन होता है फिरोज शाह तुगलक का, ही फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेंटिंग द जो भी इमिनेंट ब्रेकअप हो रहे हैं दिल्ली सुल्तनत में, उसको प्रिवेंट करता है कि ब्रेकअप ना हो धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे रूलर्स हैं साउथ वाले में इमर्ज होने लगते हैं। वो ट्राई करता है किसी भी तरह से इन सब चीज़ों को ये करे, पैकअप करे, मतलब उसको इंटीग्रेट करके रखें। तो आप देखो फिरोज शाह तुगलक में, तो आपको यहाँ से दिखेगा पूरा साउथ का एक एरिया ही गायब है। ये आप एरिया देखो यहाँ से, एक मिनट, ये जो एरिया है यहाँ से धीरे धीरे जो महाराष्ट्र का रीजन हुआ, साउथ का रीजन, धीरे धीरे पूरा एरिया धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगा। ऑलरेडी हमने देखा ये कलिंगा वाले में गंगा रूलर इधर रूल कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ पार्ट थे ये जो दौलताबाद है, यहाँ पे आप देखोगे खांडेस सल्तनत आ चुका है। इधर आपको बहमानी सुल्तनत दिखेगा, गुलबर्गा यहाँ पे। वारंगल में भी आपने देखा चेंज हो गया है, वारंगल में कन्हैया रूल कर रहा है यहाँ पे। फिर आप विजयनगर में इधर देखो तो आप हरियर एंड बुक्का आ जाते हैं, और फिर विजयनगर एम्पायर, और धीरे धीरे ये मदुरई भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक का जो एरिया है जहाँ रूल करता है धीरे धीरे वो कम हो जाता है। क्यों? ये मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकी फरमान के कारण, ठीक है। और इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम भी होता है। एमबीडी बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों ने की, लेकिन रिवोल्ट होने के कारण जो रीजनल धीरे धीरे छोटे छोटे राजा थे उन्होंने रिवोल्ट किया, फिर इसको कंसोलिडेट नहीं कर पाता। फिर भी फिरोज शाह तुगलक ने अच्छा रूल किया, जितने भी दिन तक रूल किया इसने। 1351 से लेके 88 तक इसने रूल किया। और पहला इसका देखिए तो ये जितने भी नोबल्स थे, आर्मी थे, थियोलॉजियंस थे, उनको अपीज करके रखता था। पहला चीज़ उनको बोला कि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी है उसको अलाउ कर दिया इसमें आर्मी में, कि उसका बेटा जो है और में जा सकता है, युद्ध में जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई सैनिक है, अगर वो नहीं जाना चाहता वॉर में, तो अपने बेटे को अपनी जगह पे भेज सकता है, ठीक है। और सोल्जर्स थे, उन्हें कैश में पे नहीं किया गया, उन्हें लैंड दिया जाता कि इस लैंड का रेवेन्यू जो भी होगा वो आप रख लेना है असाइनमेंट, तो वजह जो इसे बोलते हैं। और नोवेल्स जो थे इसका काफ़ी अब्यूज़ भी करते हैं, जो भी ये इक्ता जिन्हें मिलते हैं। और इक्ता का जो सिस्टम हमने देखा था, तो इक्ता में क्या था, इक्ता का इक्तदारी सिस्टम जो था, तो उसमें था कि आपको हेरिडेटरी अलाउड नहीं थी, लेकिन अब कहा गया था कि नहीं, कि अब जो सन इन लॉ हुए, अगर बेटा नहीं है तो सन इन लॉ को दिया जा सकता है,
एकता को, या फिर आप अपने बेटे को दे सकते हैं, और उसके ऑब्सेंस में उसका स्लेव भी उसको ये कर सकता है, उस पर क्लेम कर सकता है। और हमने जब देखा था उस समय काफ़ी शॉर्ट टर्म असाइनमेंट मिलते थे एकताज में, जो हमने एनसीईआरटी वाले नोट्स में देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पर मतलब इनहेरिटेंस वाला जो सिस्टम है, वो इनहेरिटेंस वाला सिस्टम इसमें आ जाता है एकता वाले सिस्टम में भी, तो ये इम्पोर्टेंट है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी भी आरबी में आ जाती है, तो इसी कारण से अब्यूज शुरू होने लगता है, और जो नोबल्स हैं उनको लगता है कि अब हमारे हाथों में ज़्यादा पावर आ गई है। लेकिन फिरोज शाह इनको थियोलॉजियंस को हमेशा खुश करके रखता है, और उनको अच्छे अच्छे हाई ऑफिसर्स पे भी इस्टेब्लिश करता है। ही ट्राइड टू बैन द प्रैक्टिस विच ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस कंसिडर्ड एज नॉन इस्लामिक, और जो भी ऐसे नॉन इस्लामिक ये थे प्रैक्टिसेस थे, उसको उसने बैन करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जो मुस्लिम वीमेंस हैं वो वर्शिप के लिए नहीं जा सकती हैं, जो मजार होते हैं, जो सेंट साधु संत के जो मजार होते हैं, उसको उसने प्रोहिबिट किया। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम फिरोज दैट जजिया बिकेम ए सेपरेट टैक्स, और जजिया जो है एक सब सेपरेट टैक्स बनता है। इवन ये भी होता है कि ब्राह्मण्स रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं जजिया को, ऑल्दो इट इज़ नॉट, शरीयत में ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन डिस्पाइट अब ये हो गया, कंपलसरी हो गया कि ब्राह्मण्स को भी ये पेमेंट देना ही है। और नया सिस्टम आया टैक्सेशन का, कुरान के हिसाब से 4 तरह के इसने टैक्स लगाए, खरज, जकात, जजिया, खाम। खरज जो था और लैंड टैक्स था, खरज, जकात, जजिया, खाम। खरज वाज द लैंड टैक्स, लैंड टैक्स था विच वाज इक्वल टू द 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, जो कितना था 1/10 था प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। जो जकात था 2% टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे 2% टैक्स था। जकात मतलब कि आपकी हाउस टैक्स हुए, जो भी आपका प्रॉपर्टी है उस पर 2% की टैक्स थे। जजिया जो भी नॉन मुस्लिम्स पे लगते थे, और फिरोज शाह तुगलक ने किया ब्राह्मण्स को भी, ताकि वो नहीं इसे मना नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रिफ्यूज, उनको भी जजिया देना था। ऑल्दो शरीयत में ये नहीं है, ये रूल नहीं है। खाम्स वाज 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर, और खाम्स था, खाम्स का मतलब था कि जो भी आप बूटी कैप्चर कर रहे हो, जो भी आप लूट पाट कर रहे हो, उसका 1/5 पार्ट आपको राजा को देना होगा। तो 4 तरह के जो भी कुरान में जो दिए गए हैं टैक्सेस उसने इम्पोज किया। खरज जो लैंड टैक्स हुआ, जो 1/10 था प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। जकात जो था और 2% था ऑन द टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी, और जजिया जो था ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। एंड द खाम्स वेर 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर। In order to encourage the agriculture, सुल्तान paid a lot of attention to the irrigation. इरीगेशन पे बहुत अच्छा काम किया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत सारे कैनाल्स को इसने रिपेयर कराया था। पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कैनाल्स को किसने रिपेयर कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही। और इसने एक टैक्स भी इम्पोज किया था, इसे बोलते हैं वाटर टैक्स, हके सर्व या हासिले सर्व, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। सिटीज ऑफ फतेहाबाद है, हिसार है, जौनपुर है, उसको इसने स्टैब्लिश किया, ठीक है। और जो जौनपुर है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसने अपने जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके याद में बनाया था, अपने फादर की याद में इसने बनाया था। फिरोजाबाद इसने बनाया, तो फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ एमबीटी, जिसका नाम निकनेम था जौना खान। और 2 पिलर जो अशोका के थे, एक था टोपरा हरियाणा में था, उसको लेके आया ये, ठीक है। और दूसरा था ये मेरठ यूपी में, इसको दिल्ली लेके आया था। फिर लाइटर इस पीरियड में आप अकबर का भी देखोगे, ये अशोका पिलर से रिलेटेड चीजें। सुल्तान स्टैब्लिश दिल्ली एज हॉस्पिटल डिस्क्राइब एज दारुल सिफा, और दारुल सिफा नाम का एक हॉस्पिटल भी स्टैब्लिश किया। मतलब काफ़ी यूटिलिटी वाले काम इसने किए, यूटिलिटेरियन था। और इसने एक बनाया डिपार्टमेंट ऑफ खैरात, ठीक है। जितने भी जो मैरिज पुअर गर्ल्स थी उनकी शादी के लिए उसने बनाया था दीवाने खैरात। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खैरात लगता है कि हम लोग दान देने वाला के लिए, नहीं, ये प्रोविजंस था जितने भी पुअर गर्ल्स हैं उनकी शादी के लिए। तो ये दीवाने खैरात नया डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। एक चीज़ इसका सबसे, मतलब हर एक बंदे का ड्रॉबैक होता है, तो फिरोज शाह तुगलक का भी ड्रॉबैक है। होता क्या था कि जितने भी वॉर लड़े जाते थे, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में गए, फिरोज शाह तुगलक के जो सैनिक हुए हैं, जो भी ऑफिसर्स हुए हैं, तो उनको एक ये दिया गया था, असाइनमेंट दिया गया था कि अब जहाँ भी जाओ
अगर अटैक कर रहे हो किसी प्लेस पे तो वहाँ पे जो हैंडसम लोग हैं, बॉयज़ हैं, उनको पकड़ के लेके आना और उनको सुल्तान एज ए स्लेव रखता था। तो ये इसकी एक आदत खराब थी। तो ये फिरोजा शाह तुगलक को, और इसके कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ। कहा जाता है कि करीब 1,90,000 तक इसके तो केवल स्लेव ही हो चुके थे। तो इनको ये पढ़ाता भी था, ठीक है, इनके एजुकेशन का भी अच्छा खासा ध्यान रखता था ये। तो काफ़ी खर्चा इसने अपने स्लेव्स पे ही कर दिया था। 1,90,000 या 2 लाख के आसपास थे स्लेव्स। ऑल्दो इसका जो एरा था काफ़ी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में बीता, और इसके लिए इसका जो जाता है क्रेडिट जाता है, इसका प्राइम मिनिस्टर था खाने जहां मकबूल। तो मकबूल मियाँ थे, मकबूल मियाँ ने काफ़ी इसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला। तो मकबूल, याद रखना ये नाम, इसका कौन था, प्राइम मिनिस्टर था। और ये 1388 में मर जाता है। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट थे फिरोजा शाह तुगलक के। तो हमने देखा फिरोजा शाह तुगलक एक अच्छा रूलर भी था, कुछ इसकी खामियां हमने देखे, ड्रॉबैक। एक चीज़ याद रखना है, कौन कौन सी इसने सिटी इस्टेब्लिश की, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। टैक्सेशन सिस्टम देखा हमने, कौन कौन सा टैक्स लगाए इसने, कितना टैक्स था ये याद रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये भी पूछा था, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने करीब 50% टैक्स लगाया था। उसका मैक्सिमम जो टैक्सेस था 50% तक था, जितना उसका 50% हो एज ए टैक्स ले लेता था। इसने कितना 1/10 रखा, ठीक है, जितनी भी आप लैंड टैक्स पे था इसका 1/10। जक़ात वो 2% लिखता था प्रॉपर्टी पे। जजिया जो नॉन मुस्लिम से लेता था ये। खाम्स में 1/5, जितना आप लूटोगे उसका 1/5 लाके इसको राजा को दे दो। वाटर टैक्स उसने लगाया, ठीक है, सिटीज इस्टेब्लिश किया, और काफ़ी थियोरियंस की बातें मानता था। और फिर इकताज वाला जो सिस्टम हमने देखा, इकता का हमने जो एनसीईआरटी वाले नोट्स में देखे, इकता, एक मिनट, हाँ, इकता जो था, इकता का क्या था, इकता इक्तदार या मुक्ति इसके होल्डर होते थे। और यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, दिस लाइन, दिस इज नॉट इनहेरिटेबल, मतलब कि ये नहीं कि अपने बच्चे को दे सकते हो। और ये शॉर्ट पीरियड के लिए असाइनमेंट होते हैं, इसीलिए काफ़ी सक्सेसफुल भी थे। लेकिन फिरोजा शाह तुगलक ने यही गलती की, इकता जो उसने दिया, बोला कि इन्हें नोबल्स को खुश करने के लिए बोला कि ठीक है, आप अपने बेटे को भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे उसके जब हेरिडिटरी हो गई तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बेटे को। तो वो काफ़ी एक नहीं होती है, अथॉरिटी हो जाती है ज़्यादा दिन तक किसी लैंड पे अपना अधिकार होने पे। तो यही होता है नोबल्स के साथ भी, नोबल्स धीरे धीरे डोमिनेंट हो जाते हैं सुल्तान के ऊपर ही, और इसका रूल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। अब देखते हैं फिरोजा शाह तुगलक के बाद क्या होता है। आफ्टर फिरोजा शाह तुगलक 1388 से लेके 1414 के बीच का जो पीरियड है, इसमें होता क्या है कि तैमूर इन्वेड करता है 1398 में। और तैमूर से ही आप फिर मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तैमूर का ही बेटा होता है जो भी मुग़ल अकबर बिरबल है, तो उसका दादा परदादा यही होते हैं, तैमूर ही होता है। तो उसका एक जिनोलॉजी भी देखेंगे, जो उसका किनशिप रिलेशंस है उसको हम लोग स्टडी करेंगे मुग़ल वाले पीरियड में, मुग़ल डायनेस्टी में। अब यहाँ देखते हैं फिरोजा शाह तुगलक। और फिरोजा शाह तुगलक की मरने के बाद तुगलक डायनेस्टी उतना सर्वाइव नहीं करती है। मालवा, गुजरात, सरकी, ये धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। सरकी जौनपुर को ही बोलते हैं। और तैमूर का इन्वेजन होता है 1398 और 99, एक साल के पीरियड में। तैमूर द लेम तुर्की चीफ होता है और क्रूएल कॉन्करर ऑफ द मंगोलिया को ये कैप्चर किया होता है। और ये डिसेंडेंट होता है चंगेज खान का, चंगेज खान, जिसने इन्वेडेड इंडिया इन 1398 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में इन्वेड करता है इंडिया में तैमूर। तैमूर आर्मी mercilessly sacked and plundered दिल्ली। तैमूर returned to the Central Asia leaving a nominee named खिज़र खान। मोहम्मद शाह तुगलक, अच्छा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट जो रूलर है ना, मोहम्मद बिन नहीं, मोहम्मद शाह तुगलक है, ठीक है। फिरोजा शाह तुगलक के बाद एक और रूलर है मोहम्मद शाह तुगलक, उसके पीरियड में इन्वेड करता है। तो याद रखना है मोहम्मद शाह तुगलक, इट इज़ नॉट मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1398 में, क्योंकि 1388 तक फिरोज शाह तुगलक तो मर चुका है, उसके बाद मोहम्मद शाह तुगलक है, इसी के टाइम में इन्वेड करता है तैमूर। और यहाँ पे ये लास्ट रूलर होता है तुगलक डायनेस्टी का, और पूरी तरह से प्लंडर कर देते हैं दिल्ली को, और वापस ये सेंट्रल एशिया लौट जाता है। और इसने अपना नॉमिनी बनाया खिज़र खान को।
खिज़र खान को नॉमिनी बनाता है टू रूल इन द पंजाब। इन 1404 ही डाइड व्हाइल हिज वे टू कनकर चाइना, और 1404 में ये मर जाता है। कौन मर जाता है? तैमूर मर जाता है। अभी खिज़र खान है, तो खिज़र खान अब अपना रूल शुरू करेगा, सैयद डायनेस्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे। एक बार जो इन्वेजन है उसको देख लेते हैं, जो चंगेज खान का था। ये डिसेंडेंट था चंगेज खान का। तो हमने जो एक मिनट, इसमें हमने पढ़ा था एक मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, फिर गजनी का पढ़ा था, घोरी का। ओके, ये अलग है। ओके, कहाँ गया? ये फिरोजा शाह तुगलक। तो हमने देख लिया खिज़र खान को इसने नॉमिनी बना के छोड़ के गया था टू रूल द पंजाब। तो अब शुरू होता है खिज़र खान का। खिज़र खान जैसे ही जब तैमूर's nominee captured Delhi and was proclaimed the new Sultan. He was the first of the Sayyid dynasty which ruled over the Delhi.